नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी की नारी अस्मिता की रचना भक्तिन। आप देख रहे हैं सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं आरो भाग 2, जो कि कक्षा 12 की हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक है। उसका गद्य खंड, जिसका पहला पाठ है महादेवी वर्मा जी का की रचना भक्तिन। देखते हैं पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक लेख है। संस्मरण अर्थात पुरानी कोई घटना उन्हें याद आए और उस पर वह कोई रचना लिखते हैं, है ना। तो जो भक्तिन है उसकी याद उनको आ जाइए, इस कारण से उसके विषय में उन्होंने लिखा है। उसी संबंधित लेख हम यहाँ पढ़ेंगे। इसमें लेखिका ने अपनी एक सेविका भक्तिन के संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी, उसके अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए बताई है, क्यों जो कि काफ़ी दिलचस्प है। समाज की मान्यताओं से लड़ते हुए अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ने और उसमें हार जाने पर उसके द्वारा जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का जो निर्णय लिया जाता है, उसका चित्रण अत्यंत संवेदनशीलता के साथ लेखिका ने किया है। भक्तिन के लेखिका के जीवन में आने पर लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते जाते हैं। इसी कारण भक्तिन को लेखिका अपने व्यक्तित्व का एक जरूरी अंश मानने लगती है। भक्तिन अक्खड़ स्वभाव की महिला है और अपने मन के आगे किसी की नहीं मानती, परंतु उसमें लेखिका के प्रति जो आत्मीयता है वह देखते ही बनती है। भक्तिन के बहाने लेखिका ने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज प्रस्तुत पाठ में उठाई है। देखते हैं पाठ का सारांश। लेखिका भक्तिन का परिचय देते हुए बताती है कि भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा। उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, क्योंकि कोई भी यह कहना कठिन होगा उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, क्योंकि कोई भी सत्यवादी हरिश्चंद्र और धर्मराज युधिष्ठिर नहीं बन सकता। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है, जिसके लिए झूठ बोलना भी उसके लिए बुरी बात नहीं। भक्तिन विधवा है, अतः सिर घुटा कर रहती है, जो कि लेखिका को पसंद नहीं, परंतु वह अपने तर्कों से लेखिका को निरुत्तर कर देती है। अपने विद्या के अभाव को वह लेखिका की पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेदों या भागों के माध्यम से लेखिका ने प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं भक्तिन का अतीत और वर्तमान। पहला परिच्छेद, जन्म से विवाह तक का जीवन। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। वह ऐतिहासिक झूसी, जो कि इलाहाबाद के पास गंगा के तट पर एक बसा प्रसिद्ध गांव है पुराना, वह ऐतिहासिक झूसी गांव के एक सूरमा की इकलौती बेटी है। 5 वर्ष की अवस्था में ही उसका विवाह हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू के रूप में कर दिया गया और 9 वर्ष की अवस्था होते होते उसकी विमाता ने उसका गौना करवा दिया। पिता लक्ष्मी पर अगाध प्रेम रखते थे, इस कारण पिता की मृत्यु होने पर भी उसकी विमाता ने ईर्ष्या और संपत्ति की लालसा में लक्ष्मी को इस बात की जानकारी सूचना कि उसके पिता मर गए हैं, वह बहुत देर से दी। लक्ष्मी को जब यह बात पता चली तो वह अपने पिता के घर पहुंची और विमाता के बुरे व्यवहार से दुखी होकर उल्टे पांव वहां से लौट आई। आगे देखते हैं परिच्छेद 2, सुख की जगह दुख ही अधिक मिला। जब भक्तिन ने गेहुए रंग की 3 बेटियों को जन्म दिया, तब से उसकी सास और जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दी। जेठानियों के बेटे काले रंग के होने के बाद भी उनका खूब ख्याल रखा जाता, उनकी खूब खवाई पिबाई होती, गाढ़ा दूध व मलाई का भोग लगता। इसके विपरीत दिन भर काम करने के बाद भी भक्तिन की बेटियों को रूखी सूखी खाकर गुजर करनी पड़ती। बस उसे इस बात की संतुष्टि थी कि उसका पति उसे खूब प्यार करता है। इसी के बल पर वह परिवार से अलग हो गई। भक्तिन ने समझदारी से काम लिया। पति पत्नी दोनों खूब मेहनती थे, अतः जीवन खुशी से चलने लगा। परंतु यह देख उसकी जेठानियों को कभी शांति नहीं मिलती, बल्कि कष्ट ही होता था। दोनों ने धूमधाम से बड़ी बेटी की शादी की, परंतु इसके बाद उसके परिवार को किसी की नजर लग गई। उसका पति
जो उससे बड़ा प्यार करता था भक्तिन का पति जो उससे बड़ा प्यार करता था, वे दो कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्षीय पत्नी भक्तिन पर या लक्ष्मी पर डालकर संसार से विदा ले गया। इसके बाद भी उसने हार न मानी और परिवार का संचालन बड़ी मेहनत और समझदारी से करती रही। उसके जेठ और उनके लड़के उसकी संपत्ति हड़पने को लालायित रहते, अतः उसने उन्हें दूर रखना ही उचित समझा और उन्हें अपनी संपत्ति में से थोड़ा सा भी हिस्सा न लेने दिया। छोटी दोनों बेटियों की शादी की और बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर घर पर रख लिया, परंतु ईश्वर को उसे सुखी देखना मंजूरी न था। दुर्भाग्य से उसके बड़े दामाद की भी मृत्यु हो गई, अतः अब तो फिर जेठ और उसके बेटों को उसकी संपत्ति में फिर से आशा जग गई। परिच्छेद 3। दुर्भाग्य की पराकाष्ठा। जेठोट के जेठ का पुत्र जेठोट के आशिक मिजाज साले को बुलाया गया ताकि वे बड़ी बेटी को अपने मुंह के पास में फांस ले तो सारी संपत्ति अपनी हो जाए, परंतु बड़ी बेटी काफी समझदार थी। उसने उसके प्रेम प्रस्ताव को यानी कि जेठोट के साले के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे जेठ और उसके लड़के अपनी दाल न गलते देख बौखला गए। उन्होंने एक चाल चली। एक दिन जब बख्तिन के घर में कोई न था, उसकी बड़ी लड़की को अकेला देख जेठोट का साला उसके कमरे में घुस गया और कमरा अंदर से बंद कर लिया। इस पर बड़ी बेटी ने उसकी खूब पिटाई की। मामला पंचायत पहुंचा, जिसमें उनके समर्थक लोगों ने उन दोनों की शादी कराने का फैसला सुना दिया। जो उसके चाचा जो ताऊ थे और जो उनके बेटे थे, उनके समर्थक कुछ लोग थे गांव में, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि इनकी शादी करा दी जाए। अब तो लड़की की जिंदगी नरक हो गई। घर की सारी संपत्ति समृद्धि जाती रही। दामाद दिन भर अय्यासी करता और बेटी बेबस हो क्रोध में जलती रहती। परिवार की स्थिति ऐसी हो गई कि जमींदार का लगान चुकाना भी मुश्किल हो गया। लगान न पहुंचने पर एक दिन जमींदार ने भक्तिन को अपने घर बुलाकर पूरे दिन कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। उसने निश्चय किया और अगले दिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। परिच्छेद 4। लेखिका की सेविका के रूप में। उसका जो जीवन है अब लेखिका की सेविका के रूप में कैसा बीतेगा वह देखते हैं। गुटी हुई अर्थात मतलब बालों को मुड़वा कर जो मुड़ा देते हैं, गंजा हो जाते हैं, ऐसी घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से या धोती से बाहर निकाले हुए लेखिका के सेवक धर्म में दीक्षित हुई। भक्तिन की वेशभूषा को देख लेखिका ने कहा, क्या खाना बनाना आता है? जिस पर भक्तिन ने कहा कि वे दाल रोटी सब्जी भाजी बनाना जानती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अतः लेखिका ने उसे काम पर रख लिया। दूसरे दिन अपने नित्य प्रतिदिन के धार्मिक कर्म पूरे करके भक्तिन रसोई घर में पहुंची और शीघ्र ही वहां अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। भोजन के समय जब लेखिका अपने निश्चित स्थान पर विराजमान हुई, तब भक्तिन एक अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार यानी कि जली हुई 4 रोटी लेकर आई और उसे टेढ़ी कर दाल परोस दी। लेखिका के पूछने पर उसने बताया कि अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं। तरकारियां हैं पर दाल बनी है तो तरकारियों का क्या काम, इसलिए सिर्फ दाल बनाई। भक्तिन के भोजन को लेकर दिए गए तर्कों के मद्देनजर लेखिका दाल से ही एक रोटी खाकर यूनिवर्सिटी चली गई। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन गया कि दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना वह चाहती थी, पर अपने स्वभाव में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना करना तक नहीं उसके लिए संभव नहीं था। लेखिका ने सभी नौकरों के लिए हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया था, परंतु भक्तिन ने इसे बड़े तर्क से टाल दिया। उसका कहना था कि यदि मैं पढ़ने में लग जाऊंगी तो घर गृहस्थी कौन देखेगा। धीरे धीरे भक्तिन की आत्मीयता लेखिका में बढ़ गई। वे उनका ध्यान रखती, सभी कामों में हाथ बटाती, किसी न किसी तरह उनके काम में मदद करती। लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होने पर प्रसन्न होती। वे उन्हें कभी भूखा न रहने देती, कुछ न कुछ खिलाती रहती, कभी दही का शरबत तो कभी तुलसी की चाय। युद्ध की संभावना से जब जब देश में युद्ध होने वाला था, तो युद्ध की संभावना से जब उसके बेटी दामाद उसे बुलाने आए भक्तिन को, तो उसने लेखिका को भी उनके साथ चलने को कहा। जब लेखिका ने कहा कि मेरे पास वहां जाकर रहने के पैसे नहीं है, तो भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन किया और बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गढ़ा रखा है।
उसी से वे सारा प्रबंध कर लेगी। सब ठीक होने पर वापस यहीं लौट आएंगे। भक्ति की कंजूसी जग जाती, पर उसकी इस उदारता ने सबको चौंका दिया। इससे लेखिका बहुत प्रभावित हुई। उसकी अनगिनत बुराइयों के बाद भी वे इसी कारण उसे कभी अपनी सेवा से हटा न सकी। भक्तिन के भोजन के बारे में छात्रावास की छात्राएं कमियां निकालती, पर लेखिका से कहने की किसी की हिम्मत न होती। भक्तिन लेखिका के परिचितों का सम्मान उन्हीं की तरह करती। वे उन्हें आकार, प्रकार, वेशभूषा या नाम से जानने की कोशिश करती। जब विद्यार्थी वर्ग से कोई जेल जाता तो वे दुखी हो जाती। बच्चे उसे लेखिका के जेल जाने की संभावना व्यक्त करके डराते थे। इस पर वे लेखिका के साथ जाने की बात कहती और इसे अपना अधिकार बताती। लेखिका कहती कहती हैं, मैं प्राय सोचती हूँ, अंत आ गया यहाँ पर पाठ का। अंत में क्या सोच रही हैं कि लेखिका कहती हैं, मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आज पहुँचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश होगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। तो यह था पाठ भक्तिन। देखते हैं इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें क्या इस पाठ से हमें जानकारी मिली। ग्रामीण संस्कृति का सचित्र वर्णन है। जो ग्रामीण संस्कृति है वो दिखाई गई है, गांव की स्थिति दिखाई गई है, वहाँ की पंचायतें किस और वहाँ के लोग कैसे, जमीन जायदाद, इन सब का जो सब कुछ चलता रहता है वह सब चीज़ दिखाई है। वहाँ के समाज को दिखाया गया, पारिवारिक स्थिति संरचना को दिखाया गया, किस तरह की पारिवारिक स्थिति होती है। तो ग्रामीण संस्कृति का सचित्र वर्णन हुआ है। ग्रामीण नारियों की मासूमियत व दयनीय दशा देखने को हमें यहाँ मिली है भक्तिन के रूप में। घर घर की कहानी में भक्तिन की कहानी उजागर हुई है। यह जो बंटवारा, ये जो एक दूसरे के धन संपत्ति को हड़पना, ये सब हम घर घर में देखते हैं, तो वो यहाँ उजागर हुई है। भक्तिन सेवक धर्म का प्रतीक बन गई है। भक्तिन को हम जब देखते हैं तो वह ग्रामीण से ज़्यादा जो सेविका के रूप में उनका जो व्यक्तित्व है वो ज़्यादा निखर कर आया है। तो वह एक सेवक धर्म का प्रतीक बन गई है। और अंतिम है, सेवक स्वामी के संबंध को बारीकी से उकेरा गया है। यहाँ हम देखते हैं कि लेखिका चाह कर भी उन्हें अपने सेवा धर्म से नहीं हटा सकती। क्यों? क्योंकि वह उनमें काफ़ी खामियां हैं, फिर भी उनमें जो लेखिका के प्रति समर्पण और आत्मीयता है उसके कारण वह को अलग नहीं कर सकती अपने से। तो सेवक स्वामी के संबंध को बारीकी से उकेरा गया है। तो यह था पाठ भक्तिन, और आप देख रहे थे CBSE हिंदी विद मथुरा दास। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियो जरूर देखें, अन्य वीडियो भी देखें। मैं आपसे बहुत आग्रह रहेगा कि ये वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन मेरे चैनल पर जाकर अन्य वीडियो भी देखें और अन्य बच्चों तक उसे ज़रूर पहुंचाएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।